सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क भर में आप देख रहे हैं मानसून का सीज़न है और बहुत से ऐसे शहर हैं, ऐसे सूबे हैं जहाँ पर बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। लेकिन कराची में मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया, लेकिन जो कराची की अगर हम सूरत हाल की बात करें, हर तरफ पानी ही पानी है और मुल्क भर में जो बारिशों ने क़यामत ढाई है। कहीं है सैलाब तो कहीं लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात ने 160 अफराद की जानें ले ली हैं। दरिया सतलज समेत दीगर दरियाओं में जो बैराजों में पानी की सतह है वो भी बुलंद होने लगी है, जिसके बायस जो हेड सलमान की है और ज़िला भावल नगर है वहाँ पर भी निचले दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। तो ये तो सूरत हाल है मुख्तलिफ सूबों की। लेकिन कराची की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश हुई, कहीं ज़्यादा कहीं कम। सरजानी में सबसे ज़्यादा 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह मुख्तलिफ शहरों इलाकों में कराची के कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा इलाका मुतासर हुआ वो था ज़िला वस्ती। और ज़िला वस्ती में जितने भी इलाके आते हैं, अगर हम नांगन चुरंगी की बात करें, शादमान टाउन या फिर सरजानी या नॉर्थ नाज़ाबाद, तमाम इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, जगह जगह गड्ढे हैं, जिसके बायस लोग ना सिर्फ मुश्किलात का शिकार हैं बल्कि ट्रैफिक की शदीद मुतासर हुई है। मौसम की ये सूरत हाल आगे किस तरीके से रहेगी, खासतौर पर कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार सरफराज साहब जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल रहेगी कराची? मानसून की बारिशें कितने रोज तक मजीद चलेंगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कराची में तो आज तक ही है, आज रात तक जो स्पेल चल रहा था पिछले 3-4 दिन से, तो उसमें ज़्यादा शिद्दत की बारिश तो गुज़श्ता रात और फिर गुज़श्ता कल और फिर परसों यानी 23-24 को, जैसे कि प्रिडिक्टेड था कि 23 और 24 को हैवी स्पेल होगा, तो इत्तेफाक से 23-24 को ही हैवियर स्पेल रहा, बाकिया दिनों में तो कम रही। तो लेकिन आपने जैसे कहा, उसमें जो कराची की शुमाली पट्टी थी उसमें सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची और फिर गडाप और ये जो एरियाज़ थे उन्हीं में ज़्यादा फोकस रहा या ज़्यादा ज़ोर रहा बारिश का, तो ज़्यादा हैवियर स्पेल वहीं पे रहा। अब आज जैसे वक्फे से चलती रही, हल्की बारिश ही हुई, कहीं किसी जगह पर दरमियानी, किसी ज़्यादातर जगहों पर हल्की बारिश। तो अब तकरीबन कराची के ऊपर से तो ये स्पेल अब ख़त्म होने जा रहा है, यानी रात में कुछ एक आध स्पेल हो सकता है, वही लाइट टू मॉडरेट रेन का ही, और कल सुबह तक फिर यहाँ से ये निकल जाएगा। लेकिन वस्ती सिंध और बालाई सिंध के कुछ एरियाज में कल रात तक चलेगा ये वक्फे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब। कह रहे हैं कि है या फिर सिंध के मुख्तलिफ जो इलाके हैं या शहर हैं वहाँ पर ये सिलसिला बारिश का कल रात तक चलता रहेगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं AC सेंट्रल हैं हाजिम बंगवार साहब, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़िला वस्ती जो है वो मुतासर हुआ है। ज़रा यहाँ की सूरत हाल से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजिम साहब। हाजिम साहब, क्या सूरत हाल है ज़िला वस्ती की जहाँ पर 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है? नकासी आप कहाँ तक पहुँचा अमल? अच्छा, एक्चुअली जो हमारे पास बारिश का जो अमल हो रहा है वो एक्चुअली आ रहा है पावर हाउस की तरफ से, जो आता है वेस्ट की तरफ से, बेसिकली न्यू कराची की तरफ से। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करती हैं तो वहाँ हर चीज क्वाइट सेटल है, इन कंट्रोल है। ऑब्वियसली बारिश का पानी आता है, थोड़ा जमा, फिर चला भी जाता है विदिन एन आवर। अच्छा, घंटे में चला भी जाता है। तो ऐसी कोई सिवियर या ड्रास्टिक सिचुएशन हमारे पास तो एटलीस्ट नहीं है। फिर भी हमारी मशीनरी, B&R की टीम, रेस्क्यू टीम, हर कोई ऑन बोर्ड है, हर कोई रेडी, हमारे अपने GC, पूरा स्टाफ, हर कोई स्टैंड बाय है। अच्छा, नागन चुरंगी की बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल है आजम साहब, क्योंकि वहाँ पर गड़े भी हैं, रोड की भी खुदाई हुई है, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी, तो वैसे आप जिस खुदाई की बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं जी, दूसरी साइड जो मेरा डोमेन नहीं है, तो मैंने वही कहा, ये जो पानी आ रहा है ये ईस्ट से बहता हुआ आ रहा है, ये पावर हाउस की तरफ से जो होता है न्यू कराची। अच्छा, वहां से हमारे पास आ रहा है। हमारे अपने नाले बहुत इजी और फंक्शनिंग है। तो अब ये भी नोट कीजिए कि नागन पे एक ही नाला है और वो अब न्यू कराची का भी पानी दे रहा है और नॉर्थ नाज़ाबाद का भी पानी दे रहा है। और नॉर्थ नाज़ाबाद की भी इस वक्त क्या सूरत हाल है? कि वहाँ भी मशीनरी नॉर्थ नाज़ाबाद क्या लगी हुई है? मशीनरी लगी हुई वहाँ पर भी अभी? जी, हमारी सारी मशीनरी स्टैंड बाय पे हैं। अब जैसे पानी आता है, थोड़ा खड़ा होता है, फिर आस्ते आस्ते जाता है। हमने वो भी टाइम नहीं दे रहे, वो भी मौका नहीं दे रहे। हमारी मशीनरी हमेशा स्टैंड बाय पे है। अच्छा, तो जैसे देखते हैं कि थोड़ा पानी घंटे से ज्यादा हो गया है, मशीनरी हमारी तैयार हो जाती है। हाँ। और मैं तो ये कहूँगा कि पब्लिक भी थोड़ा कोऑपरेट करे, क्योंकि हमें काफी चीजें नाले में, हम नाले बार बार साफ करते हैं,
और काफी चीजें मैंने अच्छा, क्योंकि कराची से, खैर आपके इलाके से तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से करंट लगने के वाकयात की खबरें बहुत ज्यादा मौसूल हुई, तो क्या आपके इलाके में जो खंबे हैं या तारे हैं उनकी क्या सूरत हाल है ताकि लोग उससे महफूज रह सकें? जी, आपको तो हमेशा महफूज रहना चाहिए, कराची से शहर हमेशा महफूज रहना चाहिए, ये मेरी एडवाइस होती है। पर नहीं, ऐसा कोई वाकया हमारे एरिया में नहीं आया है कि शायद सेंट्रल के एक एरिया में गुलबर्ग में एक जानवर इलेक्ट्रोक्यूट हो गए थे, पर उसी वक्त टीम आ गई थी कि इलेक्ट्रिक की वो मसला सेट हो गया। पर मेरे साथ ही नॉर्थ नाजाब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, पूरे सेंटर में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। हमारी टीम, जैसे हमने कहा था, पूरी स्टैंड बाय पे, जैसे कुछ हमें फील होता है कि थोड़ा ज्यादा देर हो गई, घंटे से ज्यादा हो गया है, उसी वक्त हमारी टीम रेडी होती है। वैसे कोई इस तरह के खंबे या तारे या इस तरह का कोई जाल इलाके में मौजूद तो नहीं है, और अगर है तो उसके लिए किस तरह से लोगों को महफूज बनाया जा रहा है? जी रिपीट कीजिए, क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है आजम साहब कि आपके इलाके में कोई तारे, कोई खंबे ऐसे तो नहीं है जिससे लोगों को खतरा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक को या उसके अमले को इस हवाले से मुतनब्बे किया गया, बताया गया? जी जी जी, वो हमने एडवांस में कर दिया। जी जी, हमने के इलेक्ट्रिक को सर्वे पूरी करवा दी थी मौसम होने से महीना पहले ही, कि जहाँ भी हमें फील होता है कि कोई सेंसिटिव वायरिंग है, आप चेक कर ले, हमें रिपोर्ट बना दे। हमारी हर चीज पहले से एडवांस से चेक हो गई थी, रेडी हो गई थी, कोई ओपन वायर अभी तक तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है, रेंज के अभी कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई तार अभी जाके खुलती है, तो वो अब हमें नहीं पता, वो तो आगे जाके पता, अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो। पर पूरा हमें एडवांस में ही नॉर्थ नाज़िमाबाद में एडवांस में किया, इलेक्ट्रिक ऑन बोर्ड लेके, हर किसी को ऑन बोर्ड लेके हर चीज चेक करवा दी थी कि ऐसा इंसिडेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिम बंगवार साहब हमारे साथ थे एक नाज़िमाबाद, और वो कह रहे हैं हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, क्योंकि बस्ती का एरिया जो कि ईस्ट से सारा पानी आया और ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, अभी भी वहाँ पर लोग परेशान हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं, ख़ास तौर पर शातमान या फिर नागन चुरंगी के अतराफ़ के एरियाज़, जहाँ पर अभी भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। यकीनन मेयर कराची इस पर काम भी कर रहे होंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे प्रोग्राम में आएँ और बताएं कि कराची शहर में किस तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है और क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल की बात करते हैं नाज़रीन। तो निगरां वज़ीर आज़म और निगरां सेटअप का जो मामला है, कल से हम उस पर बात कर रहे हैं। तो निगरां वज़ीर आज़म और निगरां हुकूमत के आने का वक्त अब काफ़ी करीब आ चुका है, मगर कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म ये अब तक फाइनल ना हो सका। अब इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ हलकों की राय यही है कि जो निगरां वज़ीर आज़म जिसे भी बनाया जाए वो इंतज़ामी उमूर का भी माहिर हो और मुल्की मुआशी मामलात को भी बेहतर अंदाज में हैंडल कर सके। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त तो जारी कर दी, मगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मुताबिक $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा से जायजों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे और पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। अपनी हालिया रिपोर्ट में IMF ने सागडार और शौकत तरीन को कर्ज प्रोग्राम में ताखीर का जिम्मेदार ठहराया। बज़ाहिर तो ये लगता है कि PDM में शामिल जमातें ये चाहती हैं कि निगरां वज़ीर आज़म 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराए, मगर नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियां ना होने की वजह से आम इंतखाबात ताखीर का भी शिकार हो सकते हैं। PDM में शामिल जमातों की ज़ाहिरी ख्वाहिश के बावजूद ऐसा हो सकता है कि निगरां सेटअप 90 रोज़ में इंतखाब ना कराए, तो होगा क्या और सूरत हाल क्या, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी। उसामा, आपका तज़िया क्या कहता है? ये जो एक वक्त है, यकीनन कलील वक्त है, इस कलील वक्त में कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं ये फैसला कर लेंगी, एक नाम पर कंसेंसस हो जाएगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है हो जाएगा, क्योंकि इनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर इनका कंसेंसस ना हुआ, राजा रियाज साहब तो वैसे इसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि कानून ये कहता है कि फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास गया तो इनको भी अंदाजा है कि बात हो सकता है फिर इनके हाथ से निकल जाए। और उसके बाद ये सोच रहे हैं कि जी केयरटेकर सेटअप को हमने ताकत भी ज्यादा देनी है, तो वो फिर और ज्यादा उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ये पहले करवा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। तो फिर इनको खदशा है कि फिर कहीं ये ना हो कि जनाब वो निगरान सेटअप में हमारी उस तरह से ना हो, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह निगरान वज़ीर आज़म जो है, अभी तक ये लग रहा है कि कोशिश की जाएगी कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग की पसंद का होगा और काबीना में उसी तरह से बंदरबांट होगी जिस तरह से आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखी थी कि हर पार्टी के काबीना में लोग होंगे। तो ये निगरान सेटअप तो किसी तरह भी नहीं होगा जिसको हम आईनी तौर पर निगरान कहते हैं, और वो आपने सागदार के नाम से ही सुन लिया कि नीयत क्या है। तो नीयत है इसी तरह से कंटिन्यूटी की और बिल्कुल इस तरह का रास्ता बनाने की कि आगे भी नहीं को हुकूमत मिले। ये सब जो आप इस वक्त देख रही हैं, चाहे वो अफसरान को गाड़ियां देने का मामला हो 2 अरब 33 करोड़ की, ये सब इस चीज की कड़ी है।
कि हमने किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है, किस तरह से सियासी मिशन के तौर पर इस्तेमाल करना है। आज ही 51 अरब रुपए की खबर आई है कि वो भी आप देखिए जाते जाते चंद दिन रह गए और वो भी अब डेवलपमेंट के नाम पर तकसीम किए जाएंगे। तो ये सब इस चीज का हिस्सा है, आगे हमने दोबारा हुकूमत में कैसे आना है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है, ये बड़ा ज़रूरी है। आज ही वज़ीर आज़म ने कहा कि डिफ़ॉल्ट हो जाता है। मैं ये जो माथे पे दाग लेकर नहीं जाना चाहता था। अगर इतनी ही सीरियस है हुकूमत कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे, हमें IMF के प्रोग्राम में रहना है, आवाम पर भी मुश्किल डालनी है, तो उस सूरत हाल से कैसे निपटेंगे? क्योंकि आगे मज़ीद अभी IMF के साथ निगोसिएशन करनी है। तो वो आपको लगता है कि नून लीग ये चाहेगी कि कोई और शख्स आके बैठे और वो निगोशिएट करे IMF के साथ? सुनिए, वैसे तो इस हुकूमत ने बेशुमार झूठ बोले, लेकिन सबसे बड़ा झूठ और ये मुसलसल बोल रहे हैं कि जी हमने रियासत बचा ली है, हमने सियासत अपनी गंवा दी। ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे हैं कि ये आए इसलिए थे कि जनाब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ के, कभी कोई अपॉइंटमेंट का कहते हैं, कभी कहते हैं कि जनाब मईशत को बचाने, महंगाई कम करने आए थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो असल चीज ये है कि केसेस के लिए आए थे, अपने केसेस खत्म करने आए थे और कुछ मामला में अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, आगे का रास्ता सीधा करने आए थे। इनको खदशा था कि जनाब पिछली हुकूमत अगर रह गई तो फिर आगे भी ना जीत जाए। तो ये सब उसलिए आए थे। अवाम कभी भी इसमें नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, कोई उस पर फोकस नहीं था। ये सब इनको पता था, इनको तमाम चीजों का इदराक था कि IMF का प्रोग्राम किस तरह से है। ये तो नहीं है कि पहली दफा हुकूमत में आ रहे थे, दिहाइयों से हुकूमत की है, इनको सब पता था 3.5 साल में अगर किसी और की हुकूमत रही है तो उसमें क्या हालात थे। फिर आकर उन्होंने खुद जो डिले किया, तो IMF का प्रोग्राम तो अब जाहिर है कि उससे तो निकला जा ही नहीं सकता। ठीक है, उसामा प्रोग्राम का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द नाज़रीन। और अब हम जरा बात करेंगे कोर्ट की खबर की। और आज कोर्ट की खबर में जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बुलाया हुआ था और आज उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। पहली बार चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अब 2 अगस्त को उन पर फर्दे जुर्म आयद होगी और आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में उन पर फर्दे जुर्म नहीं आयद हो सकी। क्या कुछ रहा आज के केस में, हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे अकील अहमद और जुल्खनैन भी हमारे साथ रहेंगे। पहले अकील अहमद से जानते हैं कि क्या कुछ रहा। अकील, जरा बताइएगा, पहली बार इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, क्या कुछ रहा आज की समाअत में? जी देखिए, बिल्कुल आज चेयरमैन PTI आज पहली बार जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है उसमें इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से जो आज वकला पेश हुए उनकी जानिब से ये वकील शुएब शाहीन की जानिब से अदालत को बताया गया कि चूँकि वो इस केस में नए हैं तो उनको जो है वो इस केस की फाइल्स देखने का टाइम दिया जाए। तो 2 अगस्त की इस केस में तारीख पड़ी और आज जब PTI के चेयरमैन आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए तो उससे कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन में आज असद उमर और फवाद चौधरी के भी इसी से मुतल्लिक केसेस से तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक। तो फवाद चौधरी की जानिब से तो आज इलेक्शन कमीशन में दोबारा जो है वो माफ़ी मांग ली गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन वो चूँकि अब ये माफ़ी मांग रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो ख़त्म करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो 2 अगस्त तक तहरीरी तौर पर वाफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। जबकि जो चेयरमैन PTI का केस था उसमें अब 2 तारीख इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो रखी है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि उनको कुछ वक्त दिया जाए, जिसके बाद अब 2 अगस्त की तारीख रखी गई है। जब समाअत के बाद जो है वो चेयरमैन PTI की जानिब से जो है सहाफ़ियों से कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की गई तो उसमें चेयरमैन PTI की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और ये हो ही नहीं सकता कि वो इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि फवाद चौधरी की तरह क्या वो भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगेंगे तो चेयरमैन PTI ने वाज़े कहा कि वो किसी सूरत इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगेंगे और उन्होंने कुछ इस केस में गलत नहीं किया। तो इस केस की समाअत आज हुई पहली बार चेयरमैन PTI आज इलेक्शन कमीशन में। तो जो PTI के वकील थे शुएब शाहीन, उनका क्या मौक़िफ़ रहा आज? जी देखिए, उनकी जानिब से ये आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में एक मामला उठाया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे वो उनकी जो है वो उन पर ऑर्डर उनको नहीं दिया गया और उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। आज इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI की पेशी के हवाले से शुएब शाहीन का ये कहना था आज जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कमरा अदालत में ये शिकवा भी किया और कहा कि मीडिया के ज़रिए उनको मालूम हुआ चेयरमैन PTI की जो वो
जो है वो गैर जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन पीटीआई आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। जो है वो समाअत से कबल आज जो है वो जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान की जानिब से जब इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम ने जो वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट जमा कराई इलेक्शन कमीशन में, तो पुलिस के हुकाम पर जो है वो इज़हार बरहमी किया गया और इलेक्शन कमीशन के जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर हैं इकरामुल्लाह खान, उनकी जानिब से पुलिस एहलकार की सरजनिश की गई और ये कहा गया कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे वो चेयरमैन पीटीआई के बजाय उनके वकील को क्यों जो है वो दिए गए। और जो है चूँकि इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर ये कह चुका था कि ये जो वारंट गिरफ्तारी है इनकी तामील जो है वो चेयरमैन पीटीआई जो है वो खुद करें, लेकिन उनके वकील की जानिब से जो है वो वारंट वसूल किए गए, तो उस पर पुलिस एहलकारों की जो है वो सरजनिश भी की गई। और जब शुएब शाहीन की जानिब से आज जब जो है चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस में जो है वो आज मौजूद थे, तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई की हाज़िरी जो है वो लगा दे और चेयरमैन पीटीआई अगली समाअत पर पेश हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की जानिब से ये कहा गया कि चूँकि चेयरमैन पीटीआई इस केस में जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए तो आज उनको यहाँ पर आना चाहिए, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। उनका ये भी कहना था कि वो आज एक ही दिन में जो है वो 6 मुख्तलिफ जो है वो मुकामात पर मुख्तलिफ केसेस का सामना जो है वो करेंगे, तो लेकिन उसके बावजूद वो पुरअज़म थे और उनका कहना था कि वो तमाम केसेस का सामना करेंगे। ठीक है, अकील हमारे साथ रहिए। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल से ज़रा पनामा केस के बारे से बात करते हैं। एक बार फिर ये मामला उठ गया है ज़ुल्क़रनैन, और जमात इस्लामी ने ये कहा है कि पनामा तहक़ीक़ात के लिए एक और JIT बनाई जाए, क्या मौक़िफ़ क्या है उनका? देखिए, जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त थी पनामा केस में जो 2016 में उन्होंने दायर की थी, उसमें उनका मौक़िफ़ था कि तमाम जो 436 अफराद के नाम सामने आए हैं पनामा केस में, जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद भी शामिल थे, इन तमाम के खिलाफ तहकीकात की जाए और एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो सारे मामले की तहकीकात करे। क्योंकि जमात इस्लामी का आज भी तहरीरी जवाब में ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने FIA से भी रुजू किया, उन्होंने कहा हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता, FPR और NAB से भी रुजू किया, लेकिन दोनों इदारों के सरबराहान ने कार्रवाई से इनकार कर दिया था। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पनामा केस का फैसला जो 2017 में जारी हुआ था उसके अंदर भी इसको वाज़ेह लिखा है, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए एक JIT तश्कील दी थी। तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये था, उस पर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस सरदार तारिक साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उससे सवाल ये उठाया था कि जब पनामा केस को डील लिंक क्यों किया गया था, ये बाकी 436 अफराद को नवाज शरीफ को सिंगल आउट क्यों किया गया था, वो जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर किया गया था, तो इसकी वजह क्या थी? उसका जवाब जमात इस्लामी ने यह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि ये जो मुकदमा है इसमें 436 अफराद हैं तो कई साल तक चलेगा, इस तरह कंक्लूड नहीं हो सका, क्योंकि बाकी जो 3 दरखास्तें थी तारिक असद मरहूम एडवोकेट की, इमरान खान और शेख रशीद की, वो नवाज शरीफ की हद तक थी। उन्होंने कहा या जमात इस्लामी की दरखास्त को हम अलग कर देते हैं या फिर सिर्फ और नवाज शरीफ की हद तक एक दरखास्त कर दें इस केस में, बाकी केस उनका अलग से चलता रहेगा। तो ये जवाब उन्होंने जमा करवाया, साथ ही साथ इस्तदा की है कि तमाम जो 436 अफराद हैं उनसे तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह एक JIT तश्कील दे, जिसमें FIA के, NAB के, FBR के और दीगर जो मुतलका इदारों के सरबराहान हैं या उनके जो नुमाइंदगान हैं और सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया जाए, ताकि पनामा केस की जो तहकीकात हैं और जिन्होंने मुल्क का पैसा लूट के बाहर मुंतकिल किया गया था उन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सके। उस तरह अपने जवाब में सिराजुल हक की जानिब से ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि नवाज शरीफ के साथ जब पनामा केस में उनका नाम आया तो आनी हाथों से निपटा गया। इसी तरीके से दुनिया भर की एग्जाम्पल्स दी गई हैं, UK की, USA की, आइसलैंड की, कि उनके वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई, तो अब ये जो बाकी अफराद हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ठीक है ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, बहुत शुक्रिया। हमें पनामा के हवाले से ये तमाम तर सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, सिराजुल हक ने जो इस्तदा की है, और अकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे नाज़रीन, और बहुत ही कल एक अफसोसनाक खबर हमने देखी और वो था मुलाजमा पर मालकन का तशद्दुद। गो के कोई नई खबर तो नहीं, लेकिन अफसोसनाक है, दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि मासूम बच्चे जिनको चंद पैसों की खातिर कहीं ना कहीं इनके वालिदैन लगवा देते हैं, गरीबी से तंग आकर, बेरोज़गारी से तंग आकर, उसके बाद ये बच्चे ना सिर्फ वालिदैन से दूर होते हैं, इन पर तशद्दुद होता है, बाज़ औक़ात इनकी जान भी चली जाती है, कभी इनको डंडों से मारा जाता है, कभी इनको जलाया जाता है, कभी इनकी पसलियाँ तोड़ दी जाती हैं। और यही कुछ हुआ ये मासूम से रिजवाना के साथ। इसको भी मालकन ने इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि ना सिर्फ इस बच्ची के मुंह पर, आंखों पे, सर पे जख्म के निशानात थे, बल्कि इसकी कई हड्डियां और कई पसलियां भी टूटी हुई थी। अब ये बच्ची जो है वो लाहौर मुंतकिल की गई है और वहाँ पर ये ज़ेर इलाज है जनरल अस्पताल के सर्जिकल ICU में, और एक मेडिकल बोर्ड भी इस पर तश्कील दिया गया है। FIR भी दर्ज हुई,
लेकिन अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। नुमाइंदे हैं लाहौर से खुर्रम मलिक, उनसे ज़रा तफसीलात जानते हैं। खुर्रम, बच्ची की तबीयत कैसी है? जो मेडिकल बोर्ड है डॉक्टर्स का एक तो वो क्या कहता है इस हवाले से? अच्छा, बिल्कुल सुमैया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि इस्लामाबाद में एक मालिक की जानिब से जो है बदतरीन तशद्दुद का मुलाजमा को निशाना बनाया जाता है। मुलाजमा का नाम रिजवाना है, जिसकी उम्र 13 से 14 साल जो है बताई जाती है। इस वक्त जो मुलाजमा है रिजवाना, वो जेर इलाज है जनरल हॉस्पिटल में लाहौर में। तो मेडिकल बोर्ड तो तश्कील दे दिया है, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बच्ची की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और उसके वालिदैन से भी हमारी मुलाकात हुई समैया, तो उनकी जानिब से जो है वो यही बताया जा रहा है कि हमारी बच्ची के सर में जो है वो कीड़े पड़ चुके हैं और उसकी तशद्दुद इतना ज्यादा किया गया है कि उसकी जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी हैं। दूसरी जानिब उसके जो तशद्दुद के निशानात हैं वो भी पूरे हमें दिखाई दे रहे थे। तो दूसरी जानिब अब पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक जो मुतासरा शहरी हैं, मुतासरा लवाहिकीन है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? पुलिस क्या कहती है? क्या मसला क्या है? एक तो गिरफ्तारी में, दूसरे कौन कौन सी दफात हैं शामिल की गई हैं इस FIR में? अच्छा, बिल्कुल, इसमें 506 और 342 की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। 506 की जो दफात होती है वो धमकियों की दफात होती है, जबकि तशद्दुद की दफात भी इसमें शामिल की गई है। तो सुमैया, पुलिस का यही कहना है कि क्योंकि मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज हो चुका है और थाना हमक में दर्ज हुआ है, तो पुलिस का यही कहना है कि जल्द गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर मुतासरा लवाहिकीन है वो बहुत ज्यादा हमें बेबस दिखाई दे रहे थे। वो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर जो आला अफसरान है उनसे जो है वो अपील करते दिखाई दे रहे थे कि अपना हमारी दाद रसी की जाए। बच्ची क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जेर इलाज है जनरल हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स की जानिब से बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी इस पर जो है वाज़ह तौर पर एक्शन लिया और उन्होंने भी हिदायत जारी की कि फिलफौर जो है वो हम नोटिस लेते हैं और हमारा मुतालबा है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। उनके नोटिस के बाद जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिल वक्त जो मुल्ज़मान है, जो मुतासरा फैमिली है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ये जो मुल्ज़मान है, जो मुकदमे में नामजद है, वो इस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद हैं और वो मुल्क से फरार होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक। हमें इंतहाई अफसोसनाक की खबर जिसमें एक मासूम मुलाजमन पर तशद्दुद किया गया और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि IMF से निगोशिएट करना है, हुकूमत को आगे भी करना है और IMF की तमाम शराइत पर अमल भी किया गया और आगे भी किया जाएगा। और IMF की शराइत में से एक शर्त है कि बिजली की और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएँ। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए और एक बार फिर बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। इस इजाफे को ताजिरों ने भी मुस्तरद किया है। वो कहते हैं कि हम इतनी ज़्यादा महंगी बिजली के साथ अपना कारोबार नहीं कर सकते। उन्होंने फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी दे दी। अब ये कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा अगर ये 7.5 रुपये यूनिट का मजीद इजाफा किया गया? 50 रुपये यूनिट से ऊपर की बिजली अगर सार्फिन इस्तेमाल करेंगे तो ये इंडस्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? ये किस तरीके से काम होगा? वैसे ही कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं अब तक, इसी पर हम बात करेंगे। मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जाहिद साहब, अब हुकूमत ये कहती है कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम डिफॉल्ट हो जाते अगर हम IMF के साथ ये मुआहिदा ना करते। अब IMF की तो शराइत हैं और बहुत कड़ी शराइत हैं, ये शायद बिजली को मजीद महंगा करें, फिर इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? देखें, बात यह है कि हम बिजली के शोबे में जब 71% कैपेसिटी पेमेंट करते हैं और 600 अरब रुपए की बिजली हमारे यहाँ चोरी होती है या लाइन लॉसेज में जाया हो जाती है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट है इसमें मेरा हिसाब से कोई 800 अरब रुपए है, मगर कल कोई साहब कह रहे थे कि कोई 1800 अरब रुपए हम इसमें पेमेंट करते हैं कैपेसिटी पेमेंट में, जो कि हमारा जो बिल आता है इसका 71% जो इसमें हिस्सा है वो कैपेसिटी पेमेमेंट का है। अब कैपेसिटी पेमेंट का मसला ये है कि हमारे यहाँ सर्दियों में बिजली हमें चाहिए 12,000 मेगावाट पर डे और गर्मियों में चाहिए 25,000 मेगावाट। तो इसका मतलब है सर्दी गर्मी दोनों सीजन में आपने अगर बिजली देनी है आवाम को तो 25,000 मेगावाट कम से कम आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। फिर फ्यूचर ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए आपने 30,000 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगा ली। अब 30,000 की आपने पेमेंट करनी है चाहे आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि कारखानादार ने तो बिजली के लिए कारखाना लगा लिया। अब आप बिजली खरीद नहीं रहे उससे, तो उसका 71% शेयर जो है वो आप हमारे बिल में हम पे कर रहे हैं। 600 अरब रुपए वैसे मैंने आपको बता दिए कि जो हम लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज और चोरी।
अच्छा, ये सारा मिल मिला के जब हम तकरीबन 20-25 रुपए पर यूनिट हमारे बिल में ये उस चीज का शामिल है जिसकी वजह से हम खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हम बना रहे हैं। ऐसा ही। इसके अलावा फिर हमारा एक एनर्जी मिक्स का मसला है कि हम पानी से अगर बिजली बनाते हैं तो वो तकरीबन 3 रुपए यूनिट बनती है और फर्नेस ऑयल से बनाते हैं तो वो 50 रुपए यूनिट बनती है और अगर गैस से बिजली बनाते हैं तो वो कुछ 7-7.5 रुपए पर यूनिट बनती है। तो एनर्जी मिक्स हमारा जो है वो ठीक होना चाहिए। खैर, तो मसला यह है कि IMF ये कहता है कि आप इसमें एनर्जी के शोबे में इस्लाहात करें, वो ये नहीं कहता कि आप रेट बढ़ा दें। अच्छा, हमारे लिए शॉर्टकट ये होता है कि हम ये जो मैंने चीजें अभी आपको बताई इसकी जब हम इस्लाहात करने जाते हैं तो जिन लोगों के इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो आड़े आते हैं, वो करने नहीं देते, वो हड़तालें शुरू हो जाती हैं या दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जाहिर है कि 1800 अरब रुपए एक हैं, 600 अरब रुपए एक हैं, ये सब हेरा फेरी है ना इसमें। बिल्कुल। तो वो 2400 अरब रुपया जो है, अगर फर्ज कीजिए मेरा या आपका इंटरेस्ट है तो हम तो ये करने नहीं देंगे इसकी इस्लाहात। इस वजह से ये इस्लाहात होती नहीं, तो हुकूमत ये भारी पत्थर चूम के छोड़ देती है, कभी इनकी टेन्योर खत्म हो जाती है, कभी वैसे हुकूमत खत्म हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस वजह से इस्लाहात नहीं हो रही। जब इस्लाहात नहीं होती तो शॉर्टकट हमारे पास ये होता है कि हम टैरिफ बढ़ा। एक बात है, सॉरी टू कट यू, जाहिर साहब, आपको लगता है कि वाकई किसी भी हुकूमत की इंटेंशंस होती हैं कि वो इस्लाहात करें? क्योंकि अगर उनको शॉर्टकट इजी लगता है अवाम पर बोझ डालना, इंडस्ट्रियलिस्ट पे बोझ डालना, तो वो उसी तरफ आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, अभी 2-4 रुपए की बात हो तो ठीक है, हुकूमत ये सोचेगी कि जी मुझे इसमें इस्लाहात करनी है या 2-4 रुपए का लोड डाल दूं पब्लिक पे, तो उनको इजी वे नजर आएगा 2-4 रुपए। लेकिन अब यहाँ तो 20-20, 25-25 रुपए पर यूनिट का खर्चा आ गया। अब इसको कैसे, कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो इसको सरवाइव कर ही नहीं सकते, इसलिए कि इतनी महंगी बिजली तो मुल्क का बड़े से बड़ा सरमायाकार भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन बर्दाश्त कर सकता है? अब उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही बहुत ज्यादा थी, अब 7.5 रुपए उसके ऊपर और लोड हो गए। तो ये इसकी इस्लाहात की जरूरत है, जो कि हम बार बार चीख रहे हैं, और IMF भी यही कहता है कि आप इस्लाहात करें। वो ये नहीं कहता कि आप टैरिफ बढ़ा दें, वो तो मजबूरी है कि शॉर्टकट है। वो कहते हैं अच्छा जी फिर नहीं इस्लाहात करते हैं तो फिर टैरिफ बढ़ाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ। अब इसी तरीके से वो कहते हैं इनकम बढ़ाओ, तो हम क्या करते हैं, टैक्स बेस बढ़ाने की बजाय हम टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें जो है ना, हमें ये चीजें इस्लाहात करने की जरूरत है। और ये आप यकीन जानिए कि इस मुल्क में इतनी मेजर किस्म की इस्लाहात की जरूरत है, इतनी मेजर इस्लाहात की जरूरत है कि ये मुल्क उसके बगैर अब चल नहीं सकता। ये मुल्क अब अनगवर्नेबल हो गया है। ये चीजें हमें, जैसे टैक्स बेस हमें बढ़ाना होगा जी। आपको पता है 4,000 अरब रुपए का टैक्स हमारी कौम कम देती है। ऐसा ही है। कुछ लोग वो हैं कि जिनको हमने मतलब उनका रस निकाल के उसमें से रस खत्म कर दिया है, और कुछ लोग वो हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते। बिल्कुल। तो 4,000 अरब रुपए का तो हमारा टैक्स गैप है, वो हमें रिकवर और वैसे भी वो लोग तो जन्नत में रह रहे हैं, क्योंकि उनको तो हुकूमत शामिल कर ही नहीं सकती टैक्स नेट में। तो वही लोग टैक्स नेट में जो ऑलरेडी टैक्स दिए जा रहे हैं उनसे मजीद टैक्स लिया जा रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मियां जाहिद हुसैन साहब। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। मैं आपको फिर दावा कि आगे भी हम इस सूरत हाल में बात कर सकें। इस्लाहात वक्त की जरूरत है, हर हुकूमत को चाहिए कि इस्लाहात करे मुख्तलिफ शोबों में, लेकिन अफसोस कि इस्लाहात नहीं, सिर्फ आवाम पर बोझ डाला जाता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं
बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।